चलो बच्चों, इस टॉपिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे तीन मेजर चीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बच्चों, इन तीनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है जनरली बच्चों को, और एक एक करके हम आराम से समझेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। तीनों एक जैसे लगते हैं, नाम तीनों का एक्चुअली एक जैसा है, बट डिफरेंस है, तीनों के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को आपको अच्छे से समझना होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, वर्ड को ध्यान से समझना। पहले में इलेक्ट्रिक वर्ड यहाँ पे डाल के रखा हुआ है हर जगह पे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक है ये आपको बताएगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं हम चार्जेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो मेन चीज़ हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीन चीज़ें हैं। ये तीन चीज़ें किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वैलिड होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये तीन चीज़ें आपको ग्रेविटेशन में भी सीखने को मिलता है। वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम मासेस की बात करें तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल आ जाता है हर जगह पे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, चार्जेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड इलेक्ट्रिक आ जा रहा है। पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो मतलब यहाँ पे है वही मतलब दूसरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी है, और वही मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशन में भी होगा। बस वो चीज़ें मास से रिलेटेड होगी, ग्रेविटेशन से रिलेटेड होगी, और यहाँ पे चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर चार्जेस से रिलेटेड होगी। समझे? तो मेन चीज़ हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसको समझना, पोटेंशियल को समझना और पोटेंशियल डिफरेंस को समझना। तीनों में डिफरेंस है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तीनों अलग अलग है अपने आप में, और एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। वर्ड पोटेंशियल एनर्जी आपने कई बार सुन रखा होगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता होगा। देखो, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा सिस्टम के लिए होता है, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बजाय हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम बात चार्जेस की कर रहे हैं। तो कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास है और उनके बीच में अगर इंटरेक्शन है, चाहे अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, दोनों ही केस में उनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, सिस्टम का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। देखो, अगर मान लो सिस्टम आपका नहीं बना हुआ है, और अगर आपने किसी तरीके से सिस्टम को बनाया, और सिस्टम अगर बना है तो बनने के बाद उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे चार्जेस के केस में समझने की कोशिश करेंगे। इसको तुम ग्रेविटी से रिलेट करने की कोशिश कर सकते हो। सी, होता क्या है कि अगर सपोज करो आप किसी पर वर्क डन करते हो। आपने वर्क डन, कई बार ये वर्क डन वर्ड सुन रखा होगा। वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब होता है कि मैं किसी सिस्टम या किसी बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं किसी बॉडी पे वर्क कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जितना वर्क मैंने किया है उतना एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये एनर्जी मैं सिस्टम को दे भी सकता हूँ, सिस्टम से ले भी सकता हूँ। अगर मान लो मैंने एनर्जी दिया है, तो अगर मान लो सिस्टम के पास, जैसे मान लो ये अभी फिलहाल पेन है, ये अगर मान लो किसी काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा है, 2 जूल के काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा है, अगर मैं इस पर 5 जूल का वर्क डन करूंगा तो मतलब मैंने 5 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो अब इसका एनर्जी 2 जूल से 7 जूल हो जाएगा। 5 जूल की एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? मैंने दिया उसको। तो मैंने जो एनर्जी ट्रांसफर किया है फोर्स लगाकर, मैं उसे बोलता हूँ कि मैंने वर्क डन किया। मैंने 5 जूल का वर्क डन किया, मतलब 5 जूल की एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो गई, और इसके वजह से इसकी एनर्जी जो 2 जूल थी अब 7 जूल हो गई है, क्योंकि 5 जूल का इस पर वर्क डन किया गया। तो जब भी आप वर्क डन करते हो, इसका मतलब आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। जितना वर्क डन किया है उतना एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। आप ये एनर्जी छीन भी सकते हो। मान लो ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 जूल से आ रहा था, और मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर इसको स्लो कर दिया, और इसकी एनर्जी अब 5 जूल ही बची है। इसका मतलब 5 जूल एनर्जी आपने छीन ली इसकी। तो अगर आपका फोर्स 5 जूल एनर्जी सिस्टम से बाहर निकाल देता है, एनर्जी छीन लेता है, तो ऐसे केस में बोलते हैं कि हमारा जो फोर्स है उसने नेगेटिव वर्क किया है। और इस समय बोलूँगा कि इसकी पहले 10 जूल की एनर्जी थी, वर्क डन किया मैंने इस पर, वर्क डन करने के बाद इसकी एनर्जी बस 5 जूल बची है, मतलब इस पर, इस फोर्स ने -5 जूल का वर्क डन किया है, मतलब वर्क डन नेगेटिव हुआ है। तो अगर आप सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करते हो तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होता है।
अगर आप अपने फोर्स के थ्रू सिस्टम से एनर्जी बाहर ट्रांसफर कर लेते हो, सिस्टम से बाहर खींच लेते हो, तो ऐसे केस में उतना ही आपने नेगेटिव वर्क किया है। इन शॉर्ट उतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है जितना आपने वर्क डन किया है। तो वर्क डन करने का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर करना। समझ गए चीज? अच्छा, पहले हम ग्रेविटेशन की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये पेन इस टेबल पे रखा हुआ है। अब इस टेबल पे रखा हुआ है और अगर मैं सपोज करो इसको ऊपर उठाता हूँ, तो ध्यान रखना कि अगर मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ इस तरीके से, इसका मतलब मैं इस पर वर्क डन कर रहा हूँ, और ये वर्क डन मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे पुल कर रही है। अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसको ऊपर पुल कर रहा हूँ इस तरीके से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर मुझे इसको ऊपर पुल करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए मुझे एनर्जी देना पड़ेगा इसको। तो मैं इसे एनर्जी दे के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर उठा रहा हूँ। तो मैं ये कहने के बजाय कि मैं उसे एनर्जी दे रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं इस पर वर्क डन कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ। मान लो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस पर मैंने 10 जूल का वर्क डन किया, 10 जूल का, तो इसका मतलब मैंने 10 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर दी इसके अंदर। अब ये एनर्जी आपको क्लियरली दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि नीचे भी ये रेस्ट पे था और अभी भी रेस्ट पर है, पर इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ है। इसका सबूत क्या है? अगर इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो पहले तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, आप देखोगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। नीचे जाते ही इसके पास 5 जूल या 10, मतलब मैंने जितना वर्क डन किया, मान लो 10 जूल का वर्क डन किया, इसके पास 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो नीचे जाने के बाद आई है। तो मुझे एक बात बताओ कि इस पोजीशन पे भी कहीं ना कहीं इसके पास एनर्जी होगा। अब वो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी सिस्टम पे वर्क करते हो, आपका किया हुआ वर्क डन मतलब दिया हुआ एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। समझे? ऐसा कोई भी फोर्स होगा तो उसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट अगर आप वर्क करते हो, एनर्जी देते हो, तो वो एनर्जी उस सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है, और उस स्टोर्ड वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जिसके अगेंस्ट अगर आप वर्क करते हो, एनर्जी देते हो, तो एनर्जी को वो हीट, लाइट के, साउंड के फॉर्म में उड़ा देता है सिस्टम से, और सिस्टम के अंदर रहने नहीं देता है। ऐसे फोर्सेस को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल आपका फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया हुआ वर्क, फ्रिक्शन रहने नहीं देता सिस्टम में, बल्कि उड़ा देता है। तो ऐसे केस में उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो पाता। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम यहाँ पे जो चार्जेस की बात कर रहे हैं, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट भी किसी चीज को एनर्जी देते हो या वर्क डन करते हो, तो वो वर्क डन उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पूरे सिस्टम का होता है, याद रखना। जैसे अगर मैं सपोज करो इस पेन को अर्थ से दूर लेके जा रहा हूं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो मैंने जो भी एनर्जी दिया होगा, जो भी वर्क डन किया है मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेन में स्टोर होगा, बल्कि ये पेन और अर्थ के सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम भले ही बोल देते हैं पेन का है, पर एक्चुअली में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पेन और अर्थ के सिस्टम के अंदर होता है। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है, ना कि किसी एक ऑब्जेक्ट का। एक सिंगल पार्टिकल या एक सिंगल ऑब्जेक्ट का कभी भी पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकता, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको मैं किसी डीप स्पेस में लेके चले जाऊँ, अगल बगल कुछ नहीं है, कोई फोर्सेस इस पर काम नहीं कर रहा है, तो अब इस मार्कर को मुझे हिलाना रहेगा तो कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी फोर्स के अगेंस्ट कहाँ काम कर रहा हूँ। मैं किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा तब मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब वो उसके अंदर स्टोर होगा जाके। तो उसके लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो रहना जरूरी है, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी है, 5-10 ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं क्या करता हूं कि एनर्जी देकर अगर पार्टिकल्स को दूर करता हूं तो भी मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो एनर्जी पूरे सिस्टम का होगा, याद रखना। तो हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है वो पूरे सिस्टम की होती है, कि अर्थ और पेन का जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो गई। और वो एनर्जी आई कहाँ से? वो एनर्जी मैंने दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। इसको जब मैं सेपरेट कर रहा था अर्थ से, तो मुझे एनर्जी देना पड़ा, मुझे वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन इसमें जाके स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, जैसे मान लो आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने ब्लॉक लगा दिया, अब इस ब्लॉक को खींच रहे हो आप,
जब आप ब्लॉक को खींचने लग जाते हो तो ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग स्ट्रेच होने लग जाता है। ये स्ट्रेच हुआ स्प्रिंग जो है ये भी इसको वापस खींचता है, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जब आप इसको पकड़ के खींचते हो तो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ता है इसको खींचने के लिए। तो जो भी आपने वर्क डन किया है इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वो उस सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है, इस ब्लॉक और स्प्रिंग के सिस्टम में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर आपका स्प्रिंग स्ट्रेच किया हुआ है, उसके साथ अगर कोई ब्लॉक लगा है, तो इस सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेचिंग जो है बिना एनर्जी दिए स्ट्रेच कर नहीं पाओगे। बिना आपके वर्क डन किया हुआ ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा नहीं या ब्लॉक आगे जाएगा नहीं, क्योंकि ब्लॉक को तो वापस खींचा जा रहा था स्प्रिंग फोर्स से। तो आपने इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी। इसका सबूत भी आपको मिल जाएगा, उसको छोड़ दोगे तो वही एनर्जी लेके वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और ये वापस आ जाएगा। समझे? वही सेम केस आप इमेजिन कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। जैसे मान लो यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है, देखो सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस का हो सकता है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। मान लो सिंगल चार्ज आपके पास पड़ा हुआ है तो ये वैसे ही पड़ा रहेगा। अब आपके पास मान लो दूसरा चार्ज है, हम फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, वो आपका इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे है तो इसके और इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा। अब मान लो मैं उस इन्फिनिटी से उस चार्ज को लेके आ रहा हूँ। अब चार्ज को अगर मैं लेके आऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्ज जो है उसको रिपेल करेगा, ये चार्ज यहाँ से उसको रिपेल कर रहा है। तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे ज़बरदस्ती इस चार्ज को धकेल के यहाँ पे लाना पड़ेगा कि चल भाई चल 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 चल, ज़बरदस्ती धकेल के ला रहा हो। इसका मतलब क्या, ये जो रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है इसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, और धकेलते धकेलते वर्क डन करते करते मैं इस पोजीशन पे ले आया, इसको इतने डिस्टेंस पे इस पोजीशन पे ले आया। इसका मतलब दोनों चार्ज को इस पोजीशन पे रखने के लिए या इस चार्ज को वहां से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए मुझे मेहनत लगा है, मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो मुझे वर्क डन करना पड़ा। तो मैंने जो भी एनर्जी सप्लाई किया है, जो भी वर्क डन किया है, वो इस सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगा, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो जितना आप वर्क डन करोगे, अब मान लो थोड़ा सा और आगे, मतलब मुझे और इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ, मैं उसको थोड़ा सा और धक्का मार के आगे ले जाऊँगा, मतलब मैं और वर्क डन करूँगा। तो मेरा जो भी मैंने और एक्स्ट्रा वर्क डन किया है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी को और बढ़ा देगा, चेंज कर देगा। तो मेरा किया हुआ वर्क डन, या आप बोल सकते हो दिया हुआ एनर्जी, इनके पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है और इनके पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। इतना ही नहीं, अगर मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, उसके बाद आपने तीसरा चार्ज भी कहीं से लाया और तीसरा चार्ज भी इनके पास लेके आ रहे हो। अब इस तीसरे चार्ज को एक तो ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। अब दोनों रिपल्शन के अगेंस्ट आपको वर्क डन करके, एनर्जी सप्लाई करके इसको पास में लेके आना है। तो अगर आप तीसरा चार्ज भी लेके आते हो तो इसका मतलब आपको और एनर्जी देना पड़ा। तो वो जो भी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, याद रखना, कहीं गायब नहीं होता है, सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है। और अब इन तीनों चार्ज का जो सिस्टम बना है इसमें वो एनर्जी जाके स्टोर हो जाएगी, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे कि इस सिस्टम का वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर चार्जेस के केस में बात करूं तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो एटलीस्ट आपके पास दो चार्ज होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस अगर आपके पास है, और मान लेते हैं कि पहले वो सारे के सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे थे, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इन्फिनिटी से सारे चार्जेस को इकट्ठा करने में आपकी जो भी एनर्जी गई है, आपने जो भी वर्क डन किया है, वही वर्क डन सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है और वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, वो स्टोर्ड एनर्जी रहता है। बाद में वो एनर्जी का यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो सकता है, चार्जेस भाग सकते हैं, पर फिलहाल ये एनर्जी स्टोर्ड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। बात समझ में आई? तो जहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी का सवाल है, चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो मिनिमम दो चार्जेस का हो सकता है। दो चार्ज को जमा करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए मुझे इन्फिनिटी से, जितना वर्क डन करना पड़े, वही वर्क डन जो है वो स्टोर होकर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। दो से ज़्यादा चार्जेस का भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। एक चार्ज का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एक चार्ज को रिपेल करने के लिए तो कोई है ही नहीं, तो आप किसके अगेंस्ट फोर्स करोगे कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। तो मिनिमम दो चार्ज चाहिए। तो हम अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, और ये पोटेंशियल एनर्जी होगा दो चार्जेस का। पहले तो दो चार्जेस की बात करेंगे, फिर मल्टीपल चार्जेस की भी बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे डेरिवेशन जो होगा आपका ये होगा पोटेंशियल एनर्जी
अब देखो पोटेंशियल वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिक वर्ड तो है ही यहाँ पे, वो अज्यूम कर लो कि इलेक्ट्रिक वर्ड है, और क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक मान के चलो कि हाँ, समझदार लोगों आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिक पहले से ही है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है सिस्टम के अंदर वो देखता है। तो आप समझ लेना कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, कि अगर कहीं चार्जेस जमा आपको दिखेंगे, कहीं अगर चार्जेस जमा है तो वो जमा करने के लिए ऑब्वियसली बात है रिपल्शन के अगेंस्ट बहुत काम किया गया है, वर्क डन या एनर्जी सप्लाई किया गया है, और वही एनर्जी इनके अंदर स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब अगर कहीं पर आपके चार्जेस जमा है तो इसका मतलब आपके पास एनर्जी जमा है, क्योंकि उन चार्जेस को जमा करने के लिए एनर्जी दिया गया है, वर्क डन किया गया है, और वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस सिस्टम में स्टोर हो गया है। समझे? फिलहाल तो 2 चार्ज की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका एक चार्ज यहाँ पे फिक्स कर दिया हम लोगों ने, और उस चार्ज का वैल्यू जो है वो Q1 है, और ये जिस पॉइंट पे फिक्स किया गया है ये x इज इक्वल टू 0 पे फिक्स किया गया, मतलब ये ओरिजिन है, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और अब मैं दूसरा चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से ला रहा हूँ। तो मान लो आप दूसरा चार्ज, ये पूरा डिस्टेंस है, इन्फिनिटी से ला रहे हो, ठीक है, और इन्फिनिटी से आप किसी पोजीशन पे पहुंच गए, जैसे कि आप पहुंच गए हो इस पोजीशन पे। अब यहां से हम अज्यूम कर लेते हैं कि x डिस्टेंस पे, यहां से या r डिस्टेंस पे, आपके टेक्स्ट बुक में किस हिसाब से देखिए, चलो ठीक है, टेक्स्ट बुक का एक बार चेक कर लेता हूँ, उन्होंने r यूज़ किया कि x पे, क्योंकि आप दोनों से कर सकते हो, मैं लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाना चाहता हूँ, उन्होंने r यूज़ किया हुआ है, ठीक है, चलेगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से इन्होंने एक डेरिवेशन में r यूज़ किया और एक डेरिवेशन में x यूज़ किया टेक्स्ट बुक में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक ही फॉलो करते हैं आंसर शीट चेक करते समय, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हो, दोनों से चल जाएगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 लिख दो, जहाँ पे x यूज़ किया मैं बता दूंगा, उसी हिसाब से जाना। वैसे ना समझ में आया तो x और r यूज़ करने से फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, फिजिक्स तो वैसे की वैसे रहेगी, तो लॉजिकली अगर आपका सही हो तो आपको मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसको कौन समझाते फिर। तो ये आपका ओरिजिन है, r इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से मान लेते हैं r डिस्टेंस तक, यहाँ पे r डिस्टेंस पे आप मान के चलो कि जो दूसरा चार्ज अब लेके आ रहे थे, वो दूसरा चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज Q2 वो r डिस्टेंस तक पहुंच चुका है, ठीक है। और आप एक काम कर रहे हो, इसको आपने ये r डिस्टेंस तक लाया है, और आपको क्या करना है, इसको इस पॉइंट से, अभी फिलहाल हम इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे, इन्फिनिटी की बात हम बाद में करेंगे, अभी मान के चलते हैं कि आपने इसको इस पॉइंट से, आपको इसको इस पॉइंट से, ध्यान देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आना है इसको, कहां से कहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आना है उसको। तो मतलब पहला उसका इनिशियल पॉइंट ये रहा है A, और फाइनल पॉइंट ये रहा B, तो आपको इसे A से लेकर B तक लाना है, ठीक है। तो अब A और B का डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं आपका जो A है वो इनिशियल डिस्टेंस है, वो इनिशियल डिस्टेंस आपका R1 है, A से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो आपका R1 है, ये आपका R1 है, अरे यार क्या हो रहा, ठीक है। और B तक का जो डिस्टेंस है ये आपका R2 है, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक इस चार्ज को धकेल धकेल के लाना है आपको, उसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक धकेल धकेल के Q2 को लाने में आपको कितनी एनर्जी लग रही है, क्यों एनर्जी लगेगी आपको, मतलब एनर्जी लग रहा है मतलब आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करने का मतलब आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 उसको आने नहीं दे रहा है, Q1 उसको रिपेल कर रहा है, तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको A से धकेल धकेल के उसको B तक लाना है और वर्क डन करना है। ये वर्क डन कितना हुआ है ये पहले हम चेक कर लेते हैं। इस पूरे रास्ते के दौरान आपका फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा वो डिपेंड करता है उनके बीच में डिस्टेंस पे। अब क्योंकि कंटिन्यूसली डिस्टेंस बदलते जा रहा है आगे आने की वजह से, तो आपका फोर्स का वैल्यू भी बदलते जाएगा। अगर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है और उसके बाद आपको वर्क डन निकालना है, तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि वर्क डन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है।
अब देखो यहाँ पे आप तो उसको फोर्स लगा ला के धकेल रहे हो अंदर की ओर, और याद रखना कि वो भी रिपल्सिव फोर्स बाहर की ओर लगा रहा है। तो वो जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, देखो फिलहाल ये आर डिस्टेंस पे है, हम इसे धकेल के ए से लेकर बी तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लो ए से लेकर बी तक आते समय कहीं बीच में Q2 डिस्टेंस पे, मतलब सॉरी Q2 ये चार्ज जो यहाँ पे इस पॉइंट पे रहा होगा। अब इस पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है, आर है। तो अगर वो आर पोजीशन पे था इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा बताओ। ये Q2 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जो Q2 है इस पे बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। इस रिपल्सिव फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, जो ये चार्ज लगा रहा है। इसी फोर्स के अगेंस्ट इसको धक्का मार के हम लेके आ रहे हैं ना। इस रिपल्सिव फोर्स का मैं वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू हो गया। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना कुछ मिस्टेक्स करके रखा हुआ है, और वो थोड़ा सा गड़बड़ा है, इसके वजह से वो प्लस माइनस का हमेशा ना प्रॉब्लम हो जाता है, और बच्चों को भी हमेशा प्लस माइनस का प्रॉब्लम हुआ है। मैं आपको जैसे बताया उस हिसाब से लिखना, क्योंकि बुक में वो मिस्टेक है और मैं वो मिस्टेक के साथ आपको पढ़ाऊँ ये सही बात नहीं है। तो मैं उस चीज़ को ना क्लियर कर देता हूँ, सही कर देता हूँ कि एक्चुअली में क्या फंडा रहता है, नहीं तो आप प्लस माइनस में फंस जाओगे, समझे। अब देखो यहाँ पे करना क्या रहता है कि हम जो भी वर्क डन करेंगे, देखो मान लो यहाँ पे आप जो भी वर्क डन कर रहे हो बाहर से फोर्स लगाकर, वो वर्क डन इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो क्लियर है। इसका मतलब आपके फोर्स द्वारा जो भी वर्क डन किया जा रहा है वो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या आप बोल सकते हो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा यू। वो किसके इक्वल होगा, आप जो भी वर्क डन इस पे कर रहे हो उसके इक्वल होगा। अब आप वर्क डन कहां से कर रहे हो, इसको अंदर धकेल के कर रहे हो, तो ये आपने वर्क डन किया, ठीक है। अब वहीं पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी तो वर्क डन कर रहा है उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि आप अगर मान लो यहाँ पे धकेल के इसको वर्क डन कर रहे हो, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के इसको बाहर भी धकेलने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उतना ही वर्क डन कर रहा है जितना आप कर रहे हो। आप वहां से मार रहे हो इसको, और ये भी उसको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको अंदर धकेल के इसके अंदर एनर्जी स्टोर करते चले जा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके। होता क्या है कि आपका जो फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, इसका वैल्यू और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू लगभग सेम होता है। शुरुआत में आप थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगा के इसको घसीटने की कोशिश करते हो, लेकिन बाद में कैसा होता है ना कि एक बार वो हल्का सा मोशन में आ जाए, ऐसा आप समझ लो, तो आप बस क्या करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हो ताकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, समझे। तो आपका फोर्स आप मान सकते हो स्टार्टिंग में हल्का सा ज्यादा रहा होगा, लेकिन अब इतना कम होता है वो ज्यादा कि आपका फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दोनों एक जैसा माना जा सकता है। इसका मतलब आपका किया हुआ वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किया हुआ वर्क डन वो भी दोनों लगभग एक जैसा माना जाएगा, लेकिन वो ऑपोजिट में होगा। वो आपका जो किया हुआ वर्क डन है वो उसको अंदर धकेल रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन कर रहा है वो बाहर की ओर रिपल्शन वाला कर रहा है। तो अब हमारा फॉर्मूला देखो क्या होता है, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन लोगे तो वो क्या करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, तो जो भी वर्क डन किया है वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कोशिश करता है कि ये चार्ज दूर ही रहे, तो वो हमेशा नेगेटिव वर्क डन करेगा। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला यही होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दैट विल बी इक्वल टू जो भी आपने वर्क डन किया है। अगर बाहर का एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हो तो ये वर्क डन W पॉजिटिव लेना है, और दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन आपका वर्क डन सेम होगा। तो हम यहाँ पे आपका वर्क डन रिप्लेस करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी वर्क डन लिख सकते हैं, बस आपको माइनस साइन यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किया हुआ वर्क डन एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपके किए हुए वर्क डन से। तो आप अपना वर्क डन लिखोगे तो सीधा W लिखो पॉजिटिव में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किया हुआ वर्क डन अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ माइनस साइन लगा दो। यही आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, ये एक्चुअली आपका वर्क एनर्जी पावर की जब आप बात करते हो 11th स्टैंडर्ड में,
तो यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला यही होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। समझे? तो यही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली। अब आपके टेक्स्ट बुक मैंने देखा तो कहीं से उन्होंने प्लस माइनस करके ले दे के आंसर ला दिया है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि इस तरीके से अगर आपको मार्क्स सही देंगे गलत देंगे, लेकिन मैं आप गलत तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वर्क डन अगर आपको निकालना है और फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फोर्स देखो आपका कांस्टेंट नहीं होगा और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा, जिसके वजह से दोनों के बीच में फोर्स भी बदलता जाएगा। तो ऐसे केस में जब भी आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है तो वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करते हो? हमेशा वर्क डन निकालने के लिए आप तब इंटीग्रेशन का यूज़ करते हो और फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो एफ डी डॉट डी आर। डी आर क्या है? डी आर इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर आपका चार्ज करता है फोर्स की वजह से तो वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डी आर है। और उसके वजह से इस छोटे से पार्ट में जो भी वर्क डन हुआ होता है उस वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेट करोगे वहाँ तक आपको इसका वर्क डन मिल जाएगा। हमें वर्क डन चाहिए अगर मैं उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक धकेल के लाता हूँ तो पॉइंट ए का पोजीशन आप देखोगे तो R1 है, पॉइंट बी का पोजीशन R2 है। तो इसे हमें R1 से R2 तक इंटीग्रेट करना है। वर्क डन निकालने के लिए R1 से लेकर R2 तक का वर्क डन चाहिए हमें, तो जिसके वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा और वही पोटेंशियल में चेंज हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट विल बी एफ ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो होता क्या है ना कि हम हमेशा ये अब मैथमेटिक्स का रूल है, इंटीग्रेशन का यहाँ पे रूल है कि हम हमेशा जो डी आर का डायरेक्शन होता है, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट कहीं भी रहे, ये हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भले ही बोल रहे हैं लेकिन ये रूल होता है मैथमेटिक्स का कि जो छोटा डिस्प्लेसमेंट डी आर आप लेते हो ना, ये डी आर का डायरेक्शन हमेशा आपको ओरिजिन से दूर लेना रहता है। चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट अंदर ही हो रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर डी आर का डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से दूर लिया जाता है। अब ओरिजिन यहाँ पे आपका और ओरिजिन से दूर मतलब राइट हैंड साइड में, तो आपका डी आर यहीं पर जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा भाई। और एफ ई और डी आर के बीच में आप देखोगे तो थीटा का वैल्यू आ जाता है 0 डिग्री, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। समझे? तो ऐसे केस में एफ ई डॉट डी आर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो एफ ई और डी आर जो होगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा R1 से लेकर R2 तक, और ये एफ ई इंटू डी आर इंटू कॉस 0 होगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो मैंने हटा दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एफ ई डी आर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ तक आपके बुक में लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने क्या किया ना, एफ ई का वैल्यू नेगेटिव डाल दिया। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लिख दिया है। 180 डिग्री मतलब इन्होंने नेगेटिव डाल दिया, माइनस एफ ई डॉट डी आर ले लिया है। एफ ई डी आर के बजाय माइनस एफ ई डी आर लिया है और ये बताया कि डी आर अंदर है डिस्प्लेसमेंट, एफ ई बाहर है, इसलिए उनके बीच में एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन का रूल ही यही कहता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट चाहे बाहर की ओर हो या फिर अंदर की ओर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डी आर हमेशा ओरिजिन से दूर ही लिया जाएगा, और ओरिजिन से दूर अगर आप देखोगे मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिया जाएगा ओरिजिन के। तो अगर आपके ओरिजिन के पॉजिटिव डायरेक्शन को देखोगे तो डी आर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हैंड साइड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी राइट हैंड साइड में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो हम यहाँ पे cos 0 1 ले लेंगे। अब आगे एफ ई जो है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, इन्होंने इसमें भी माइनस साइन ले लिया है और बाद में पता नहीं वो आर वेक्टर लिख दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, जबकि आर वेक्टर ओरिजिन से दूर जाता है, तो वो थोड़ा घपला किया है यहाँ पे। मैं वो घपला तो बिल्कुल नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं जो क्लियर है वो आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप फिर से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये सारा पॉजिटिव वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2, एफ ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह से डाल देना।
अब 1/4πε0 Q1 Q2 एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा -1/-Q1 Q2 अपॉन 4πε0, ये बाहर आ गया। R1 से लेकर R2 तक इंटीग्रेशन आपका नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1/r² बचेगा, 1/r² dr हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू -Q1 Q2 अपॉन 4πε0। अब देखो 1/r² dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ रखा होगा 1/x² dx का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो वैसे 1/r² dr का इंटीग्रेशन -1/r हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा -1/r फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है। अब देखो ये माइनस बाहर ले आओ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा यू का वैल्यू, अगले पेज पे चलते हैं। डेल्टा यू विल बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 1/r, और ये आपका R1 से लेकर R2 तक जाता है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4πε0। अब r की जगह पे पहले R2 डालो तो 1/r2 हो जाएगा, फिर माइनस लिखो, फिर r की जगह पे R1 डाल दो तो 1/r1 हो जाएगा। इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है अगर आप चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक धकेलते हो तो, ठीक है। नाउ दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट ए पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों रहा होगा बताओ, क्योंकि पॉइंट ए तक भी चार्ज को लाने के लिए आपने इन्फिनिटी से लाया होगा उसको, तो जब आप इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाओगे तो भी कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हुआ होगा ना, तो वो एनर्जी ए पर रहा होगा। फिर आपने एक्स्ट्रा जो भी आपने वर्क डन किया बी तक लाने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ रहेगा। तो हमने ए से लेकर बी तक जो भी वर्क डन किया है उससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया ए से लेकर बी तक आने में, और वो कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ ये वैल्यू आपको दिखा रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए देखो क्या करना है, आप यहाँ पे चार्ज को रखो Q1 चार्ज को, और मान लो आप किसी दूसरे Q2 चार्ज को r डिस्टेंस तक लाना चाहते हो, यहाँ तक लाना चाहते हो Q2 चार्ज को, और कहाँ से लाना चाहते हो, इन्फिनिटी से लाना चाहते हो। तो इन्फिनिटी से लाना चाहते हो इसका मतलब आपका इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे है। नाउ सी, इस डेल्टा यू को आप क्या लिख सकते हो, U2 माइनस U1 लिख सकते हो, मतलब U2, जस्ट अ सेकेंड, डेल्टा यू को मैंने क्या लिख दिया, U2 माइनस U1। तो U2 माइनस U1 मतलब क्या, ये U2 इज नथिंग बट पोटेंशियल जो नया पोटेंशियल B पर आया है, और U1 मतलब जो A पर था। तो A से लेकर B तक जो चेंज हुआ है पोटेंशियल में, वो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं उसको इन्फिनिटी से इस r डिस्टेंस तक लाना चाहता हूँ, तो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाने में मुझे कितनी एनर्जी इसमें लगी है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। मतलब चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाया, तो इस सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ ये मुझे देखना है। अब मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, इसका मतलब R1 का वैल्यू जो है, जहाँ से ला रहा हूँ R1 का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, और इस पॉइंट पे इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, तो U1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ गए। अब मैं इसको R तक लेके आया हूँ, तो मतलब मेरा R2 का वैल्यू जो होगा वो R हो जाएगा, और इस पॉइंट पे U2 पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही मेरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 था। तो अब ये सारे वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में डाल दो। U2 की जगह पे U डाल दोगे, U1 की जगह पे 0 डाल दोगे, इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0, 1/r2 की जगह पे आपको r डालना है, माइनस 1/r1 की जगह आपको इन्फिनिटी डालना है। नाउ एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी विल बी 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0, Q1 Q2 अपॉन 4πε0, और ये r यहाँ पे आ जाएगा, 1/r तो रहेगा ही। अब ये Q1 Q2 यहाँ पे डाल दो आप, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये Q1 Q2 अपॉन r, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के सिस्टम का है, मतलब दो चार्ज अगर है और दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, अगर मान लो दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 और दूसरा Q2,
और इनके बीच में अगर r डिस्टेंस है तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब इन दोनों चार्ज को इस पोजीशन पे इन्फिनिटी से लाने के लिए इतना वर्क डन लगा और इतना एनर्जी स्टोर हुआ और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। दिस इज फॉर टू चार्ज सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो इतना आएगा। मान लो 2 से ज्यादा चार्जेस आप लेके आते हैं तो बस आपको क्या करना है, जोड़ियां बनानी है। यहाँ पे मैं फिर लिख रहा हूँ अगला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, सेकेंड केस आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अगर मान लो 2 से ज्यादा चार्जेस हैं और उसके बाद अगर आपको सबका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट में एक तरीका है उससे आपको डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। तो देखो जैसे मान लो आपके पास ये एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R12 है। फिर आप तीसरा चार्ज लेकर आते हो, तीसरा चार्ज का वैल्यू Q3 है, वो इसके बीच में डिस्टेंस R13 है और इसके बीच में डिस्टेंस R14 है। फिर आप कोई चौथा चार्ज लेके आते हो Q4, वो इनके बीच में डिस्टेंस R14 है, R14 अच्छा सॉरी R23 है, इसके बीच का डिस्टेंस R23 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R23 ले लो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R14, इनके बीच में डिस्टेंस R24 और इनके बीच में डिस्टेंस R34 हो जाएगा। 4 चार्जेस आपने जमा कर दिए इन्फिनिटी से लाते लाते। अब इनका टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकला है तो कैसे लिखोगे बताओ। देखो 2 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। R है यहाँ पे, R स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ओनली R है यहाँ पे, राइट। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 2 चार्ज का लेके चलेंगे। जैसे मैं Q1 को लेके आया, अब अकेला सिंगल चार्ज को आप लेके आओगे तो इसका तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। अब अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा उसको ये रिपेल करेगा तब पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। तो मान लो Q1 को आप लेके आ गए इन्फिनिटी से, अब जब आप Q2 को लेके आ रहे थे तो Q1 के अगेंस्ट लेके आ रहे थे, तो Q1 Q2 के बीच में क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस ले लो, स्क्वायर नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक ही है R12। अब Q2 लाके रख दिया आपने, अब क्या करोगे, अब मान लो नीचे से Q3 लेके आ गए, अब Q3 को Q1 भी रिपेल करेगा, Q2 भी रिपेल करेगा, तो Q1 के लिए पोटेंशियल जी क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, इनके बीच का डिस्टेंस, अब प्लस Q2 भी तो रिपेल कर रहा था तो इसके अगेंस्ट भी एनर्जी स्टोर होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू Q2 Q3 अपॉन R23 जो कि इनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये 3 हो गया। अब आप चौथा चार्ज लेके आ रहे हो, अब चौथे चार्ज को लाओगे तो ये तीनों रिपेल करेगा, तो तीनों का एक एक आपका टर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 1/4πε0, पहले इसकी बात कर लेते हैं, 1 इसे रिपेल करेगा Q4 को, तो Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस 1/4πε0। अब ये 2 की बात कर लेते हैं, 2 भी इसको रिपेल करेगा तो Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस 1/4πε0। अब 3 भी इसको रिपेल करेगा तो Q3 Q4 अपॉन R234। तो इस तरीके से आपके पास एक पूरा का पूरा सिस्टम, Q4 आया तो ये तीनों रिपेल कर देगा, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल 6 टर्म्स आ गए। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 6 टर्म्स में आपको बस जोड़ी बनानी है। अगर आप जोड़ी बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप एक एक करके ऐसे सोच सोच के लिखने जाओगे तो टाइम लग जाएगा। जोड़ी देखो कैसे बनानी है, 1/4πε0 तो कॉमन आने वाला है, तो ये कॉमन निकाल दो, ये सारा कॉमन निकाल दिया। अगर 4 चार्जेस हो, 5 चार्जेस हो, तो सबका सबके साथ जोड़ी बनना चाहिए, इतना ध्यान देना। मान लो मैं 1 की बात की तो 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ जोड़ी बना लो, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q1 Q3 और Q1 Q4 हो गया। अब उसके बाद नीचे क्या लिख दोगे, उनके बीच का डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12 R13 और R14, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस होगा। 1 का इन सबके साथ जोड़ी बन गया, जोड़ी एक ही बार बनानी है। अब 2 का देखते हैं, 2 का 1 के साथ तो पहले ही बना हुआ है तो 1 को छोड़ दो,
2 3 के साथ, 2 4 के साथ, तो Q2 Q3 Q2 Q4, और उनके बीच का डिस्टेंस 2 3 और R24, इनको भी ऐड कर लो। अब बचा क्या लास्ट में 3 वाला। अब देखो 3 का इन दोनों के साथ बन चुका है, Q3 का सिर्फ Q4 के साथ बनेगा, तो Q3 Q4, अब सारी पॉसिबल जोड़ियां बन चुकी है, किसी का बचा नहीं है। ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला और ये वाला सेम है, बस यहाँ पे से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन और कॉमन ले लिया, तो आपको यहाँ पे 6 टर्म्स मिलेंगे, यही 6 टर्म्स यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे याद कर सकते हो, या मैंने एक एक करके जो लाने वाला तरीका बताया, अगर आपको वो बेटर लग रहा है तो वो कर लो। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस है तो आप पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी ही है ना, तो एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा बताओ। एसआई यूनिट इज जूल। एनर्जी का तो एसआई यूनिट जूल ही होता है ना, जूल। और सीजीएस क्या होगा, अर्ग होगा। इसमें एक और चीज़ है, अदर यूनिट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। अदर यूनिट, या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, अर्ग होगा। एक और यूनिट की बात की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं बल्कि आगे भी एनर्जी की एक और यूनिट की बात की जाती है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल हो जाता है। इसमें भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे भी यूज करते हैं। जैसे मान लो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया। 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होगा, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और इसे जूल में कन्वर्ट करना रहा तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा बताओ, 1.6 इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस -3 कितना हो जाएगा, 22 ना। तो इसका मतलब 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻22 जूल हो जाएगा। अगर जूल में कन्वर्जन देखोगे तो, नहीं तो सीधा मिली को आप 10⁻³ लिख सकते हो। वैसे ही आपके अलग अलग यूनिट्स होंगे, माइक्रो, मेगा, तो ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो ये 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, है ना। या फिर 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूँ पहले, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और -6 कितना हो जाएगा, -25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा का मतलब 10⁻5 होता है, 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया यहाँ पे मैंने, जूल आएगा, सॉरी जूल में कन्वर्ट किया ना हमने, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके आप क्या कर सकते हो, ये अलग अलग यूनिट्स है, उसको हम जूल में कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बताया था 3 पॉइंट है, 3 टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया, आगे भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उसके आगे और भी सिस्टम है जिसका पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने आइडिया ले लिया कि पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो पोटेंशियल एनर्जी था, ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आपका, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी ही है अगर आप इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लेके आ रहे हो तो। यूनिट चार्ज की बात की गई है, पर यूनिट चार्ज। तो इसको आप लिख ऐसे सकते हो कि जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर आप जो चार्ज आप लेके आ रहे थे उससे डिवाइड कर दोगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। एक बात और, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज नॉट फॉर अ सिस्टम, दिस इज जस्ट फॉर अ पॉइंट, ठीक है। एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। इन शॉर्ट देखो कैसा होता है ना कि अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपने कितना वर्क डन किया है, कितना वर्क डन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आप वर्क डन भी लिख सकते हो पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी चार्ज को, इस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए आपने जो भी वर्क डन किया है डिवाइडेड बाय चार्ज विल बी योर पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आप चार्ज को यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो आपका एक फिक्स चार्ज है यहाँ पे और आप किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हो। मान लो आपके पास Q, लेट्स से Q चार्ज है आपके पास। इस Q चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकालोगे। हमेशा पोटेंशियल किसी चार्ज के वजह से होता है और किसी पॉइंट पर होता है। तो मैंने आपसे कहा एक काम करो कि इतने r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एक पॉइंट पे होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 कूलम का चार्ज, यूनिट चार्ज है ना, आपको क्या करना है 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी पे लेके जाना है और उसे इन्फिनिटी से धकेल के इस पॉइंट तक लेके आना है। कहाँ पे, 1 कूलम चार्ज। आपने जो भी वर्क डन किया होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। वही पोटेंशियल एनर्जी आपका पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब अगर आप 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो तो फिर वो पोटेंशियल कहलाएगा, ना कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप इस पॉइंट तक लेके आते हो तो। समझे। मान लो आपके पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है तो क्या करोगे बताओ। मान लो आप 10 कूलम का चार्ज लेके आ गए, तो ये इसी को मैं Q चार्ज बोल रहा हूँ। 10 कूलम का चार्ज लेके आ गए, तो अगर आपने 10 कूलम का चार्ज लाया है इन्फिनिटी से, तो आपने देखा कि इन्फिनिटी से 10 कूलम का चार्ज लाते समय जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का आया है वो 50 जूल का आया है। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। चार्ज आप कितना लेके आ गए बताओ, 10 जूल का लेके आए, 10 कूलम का लेके आए। लेकिन हमने पोटेंशियल क्या डिफाइन कर रखा है, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज लाने में जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वही हमारा पोटेंशियल कहलाएगा। पर आपने तो 10 कूलम का लाया, तो 10 कूलम का लाया, 1 कूलम के लिए आप कैलकुलेट कर लो। अगर 10 कूलम चार्ज लाने में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है 50 जूल, तो 1 कूलम चार्ज लाने में कितना स्टोर होगा, 5 स्टोर होगा। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो 5 हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका जो भी पोटेंशियल एनर्जी हुआ है उस पोटेंशियल एनर्जी को जो आप चार्ज लेके आ रहे थे उससे डिवाइड कर दो। मतलब आप 1 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हो, इसका मतलब यही बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज योर पोटेंशियल। समझ गए। अच्छा, पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं। SI यूनिट, पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पे कैलकुलेट होगा और किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है ये आपको देखा जाएगा। देखो ये जो आपका पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका ये चार्ज कितना है, ना कि इस बात पे कि आप कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जो चार्ज ला रहे हो तो उसको फिक्स कर दिया 1 कूलम, तो अभी इस चार्ज से तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 1 कूलम ही फिक्स कर दिया आपने। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा या ज़्यादा होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो, वो बस इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज आपने कितना लिया जिसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा है और आप कितना दूर हो उस चार्ज से। और अगर आपने इस चार्ज को भी फिक्स कर दिया तो पोटेंशियल सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इस चार्ज से कितना दूर हो। अगर आप बहुत दूर हो तो पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि बहुत दूर हो तो इसका मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए 1 कूलम चार्ज को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप इस चार्ज के बहुत नज़दीक हो तो इसका मतलब इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इतने नज़दीक लाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो आपका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए। तो पोटेंशियल क्या बताओ, किसी पॉइंट पे निकाला जाता है किसी चार्ज द्वारा, और पोटेंशियल का मतलब क्या, उस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए मुझे कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है
या मैंने कितना वर्क डन किया है, वही आपका पोटेंशियल हो जाएगा। अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज नहीं है, 1 कूलम से ज़्यादा चार्ज लेके आ रहे हो, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है उसको आप उस चार्ज से डिवाइड कर दो जो चार्ज आप लेके आ रहे थे। या तो 1 कूलम लेके आओ, 1 कूलम से ज़्यादा रहेगा तो आपको उस चार्ज से उसको डिवाइड कर देना है पोटेंशियल एनर्जी को, और यही आपका पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। समझ गए? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो हम पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो आपके पास यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है, जो भी है, चलो ठीक है, वो तो हमने पोटेंशियल, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला तो है नहीं ना, तो पहले हम डिराइव कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। तो पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल वर्ड का भी क्लियर मतलब समझ गए हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी एक पॉइंट पे इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाने के लिए जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, और ये हमेशा किसी पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेंशियल, अलग अलग केस का पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे इसकी हम बात करेंगे, दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता है ये हम चेक कर लेते हैं। चलो ये सिंगल पॉइंट चार्ज हम यहाँ पे रख देते हैं, इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्यू ले लेते हैं, और ये x इज इक्वल टू 0 पे। अब इस डेरिवेशन के लिए आपके टेक्स्ट बुक में x यूज़ किया है तो x यूज़ कर रहे हैं हम लोग, r भी यूज़ कर सकते हो, जो मन में आए यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहाँ से मान लेते हैं आप बहुत दूर से या इन्फिनिटी से, आप मान लो इन्फिनिटी से कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो, ठीक है? तो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो एक चार्ज, और कौन सा चार्ज लेके आना है आपको पता है, 1 कूलम चार्ज ही लेके आना है। तो मान लो आप इस पॉइंट तक चार्ज को लेके आ गए, जो कि इस से r डिस्टेंस पे है। ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको 1 कूलम चार्ज लेके आना है, और कहाँ से लेके आना है बताओ? इन्फिनिटी से लेके आना है। तो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक 1 कूलम का चार्ज आने के लिए जो भी वर्क डन होगा वही आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल डिफाइन करें v, तो क्या डिफाइन करेंगे बताओ? इट इज सिंपली वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से इस r डिस्टेंस तक 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए जो भी मैंने वर्क डन किया है वही आपका पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो वर्क डन होगा आपके द्वारा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही ले लेते हैं। अब देखो आप जो फोर्स लगा रहे हो अंदर की ओर, एक्सटर्नल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों का वैल्यू सेम होगा। मैंने आपको पहले बताया था, आप जो फोर्स लगाते हो बाहर का, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बाहर की ओर, ये Fe, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। हल्का सा डिफरेंस स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करके मान सकते हो कि दोनों वैल्यू सेम है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा बताओ? अगर ये 1 कूलम चार्ज इस पॉइंट पे है तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, पहली चीज़ तो ये जो आपका फोर्स है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो Q1 तो यहाँ पे Q है, पहले फोर्स का ही लिख लेते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों सेम होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q1 तो आपका Q है और Q2 आपका 1 है, अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर हो जाएगा। सो ये फोर्स F और Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर हो जाएगा। ये इस पर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अगर वो इस पोजीशन पे है तो, किसी भी पोजीशन पर है। या फिर एक काम करते हैं, पहले इसको x डिस्टेंस पे ले लेते हैं, क्योंकि r तो उसका फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा आपके बुक के हिसाब से। x डिस्टेंस पे मान लेते हैं आपका जो है वो चार्ज है, फिलहाल 1 कूलम का चार्ज कहाँ पे है? x डिस्टेंस पे है। तो मुझे एक बात बताओ कि इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? बस r की जगह पे आपको x डाल देना है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर। और हम इसे लाना कहाँ पे? हमें इसे लाना कहाँ पे बताओ? हमें इसे इन्फिनिटी से
x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से हमें x इज इक्वल टू r तक लाना है, ऐसा मान के चलो। मतलब ये r डिस्टेंस हो गया आपका, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू r तक इसको लेके आना है। और r तक, इन्फिनिटी से r तक लाने में इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, और वही पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे इस r डिस्टेंस पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम इस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस r डिस्टेंस तक लाएंगे, और जो भी वर्क डन स्टोर होगा या जो भी वर्क डन आपने किया होगा या जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे, r डिस्टेंस के इस पॉइंट पे। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमें इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को r डिस्टेंस तक लाना है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी इस दौरान स्टोर हुआ होगा या जो भी वर्क डन हमने किया होगा, वही आपका पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि हम 1 कूलम चार्ज को ही इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, वही आपका पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पर। समझे? तो पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों करना क्या, आपको वर्क डन निकाल लेना है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट r। और क्योंकि हम 1 कूलम का चार्ज ही लेके आ रहे हैं, तो जो भी आपने वर्क डन किया रहेगा डेफिनेशन के हिसाब से, पर यूनिट 1 कूलम का चार्ज लाओगे तो Q का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपका पोटेंशियल ही वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो आपको बस वर्क डन कैलकुलेट करना है, वही पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो वर्क डन ही हो जाएगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। अब ये आपका एक्सटर्नल फोर्स F है जो इसको अंदर की ओर धकेल रहा है, ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हमारा जो वर्क डन निकलेगा वो हम एक्सटर्नल फोर्स द्वारा ले लेते हैं। वर्क डन विल बी इक्वल टू, आप क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम इंटीग्रेशन का ही यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन एफ डी आर, इंटीग्रेशन एफ डी आर। अब देखो यहाँ पे एफ डॉट डी आर की हम बात करते हैं ना, तो फिर से देखो मैंने आपको बताया था, फिर से टेक्स्ट बुक में यहाँ पे भी गड़बड़ करके रखा हुआ है प्लस माइनस का। तो देखो आपको मैंने जैसे बोला था कि ये रूल है कि ओरिजिन से दूर, यानी कि डी आर तो आपको हमेशा यहीं पे लेना है, चाहे डिस्प्लेसमेंट कहीं भी रहे। ये चीज़ आप कहीं लिखना मत, क्योंकि आप अगर किसी को नहीं पता रहेगा ये, तो वो गलत दे देगा आपको कि नहीं डिस्प्लेसमेंट तो अंदर हो रहा है, तुमने डी आर कैसे ले लिया बाहर। डी आर नहीं, यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स यूज़ कर रहे हैं तो डी एक्स लेंगे, ठीक है, डी एक्स है। तो आप देखो, आप भले ही उसको अंदर धकेल रहे हो, पर हमेशा डी आर डी एक्स, ये जो डी वाला डिस्प्लेसमेंट होता है, एलिमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये हमेशा ओरिजिन से दूर लिया जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाता है ओरिजिन से। तो अब आपका dx का वैल्यू तो बाहर ही होगा, ये तो क्लियर है। हालांकि टेक्स्ट बुक में उसको उल्टा लेकर गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, dx आप मान के चलो बाहर ही है। और आपका एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है बताओ? एक्सटर्नल फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स F ले रहे हैं वो अंदर की ओर लग रहा है। तो मैं एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ, और वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल आप देख सकते हो 180 डिग्री का है, समझे? तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अगले पार्ट में हम क्या कर देंगे, माइनस एफ इंटू डी एक्स कर देंगे, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू आपका -1 हो जाएगा, और इसीलिए वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पार्ट आप नहीं भी लिखोगे, साइड में लिख जो कि चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके समझने के लिए कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स अंदर लग रहा है और हम एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितना वर्क डन किया गया वही ढूंढ रहे हैं। और आपका जो dx है डिस्प्लेसमेंट, वो भले ही आप डिस्प्लेसमेंट को अंदर ले रहे हो, लेकिन रूल ये है कि जो छोटा डिस्प्लेसमेंट dx dr होता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिया जाता है ओरिजिन से, तो बाहर की ओर ही लिया जाएगा। थीटा 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स और dx डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपका जो ये वैल्यू आएगा वो माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा। इन्होंने वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख के कर दिया, लेकिन फिर वो थोड़ा सा साइन में गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेते हो तो एफ ई आएगा, तो ये माइनस साइन हट जाएगा। पर उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसमें फिर क्या होता है ना कि आपको फिर वर्क डन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपॉन क्यू लिखना पड़ता है। तो वो सब टेंशन पालना ही नहीं है, पहले तो सीधा जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा है वर्क डन पॉजिटिव लेके चलेंगे हम लोग, और वही वर्क डन जो होगा आपका वो पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि आप 1 कूलम चार्ज ही यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो। तो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो किया हुआ वर्क डन है वही लेना है आपको, ठीक है। अब क्योंकि dx को यहाँ माना जाता है और एक्सटर्नल फोर्स आप उसको अंदर दबा रहे हो अपने फोर्स से, तो जिसके वजह से वो अंदर जाएगा वो,
तो एफ यहाँ पे, डी एक्स यहाँ पे, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, कॉस थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉस थीटा आएगा उसका वैल्यू -1 लिख दिया और आपका वर्क डन का ये वैल्यू आएगा। अब आगे सॉल्व करो इसको, तो आपका वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ का वैल्यू क्या है बताओ, एफ का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² इंटू डी एक्स हो जाएगा। और ये वर्क डन कहाँ से कहाँ चला है बताओ, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यहीं से लिख दो इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, बस इंटीग्रेट कर दो। तो अगेन आपका जो भी कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/x², x 1/x² dx का इंटीग्रेशन जो है अभी हम लोगों ने देखा था -1/x होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dx/x² का इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा, एंड दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। अब ये माइनस साइन भी बाहर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, और ये इन्फिनिटी टू आर तक का इंटीग्रेशन है, दैट विल बी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले x की जगह पे ऊपर वाला वैल्यू 1/r, फिर माइनस, फिर x की जगह पे नीचे वाला 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और यू कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये आपका वर्क डन, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि वर्क डन तो आपका यहाँ पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब क्योंकि यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन अपॉन जो चार्ज आप लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से वो होता है, पर आप जो इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हैं तो 1 कूलम था, तो 1 से डिवाइड करोगे तो वह पोटेंशियल जो है वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, और वर्क डन आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r आ गया। तो बस ये आपका पोटेंशियल है, मतलब अगर एक कोई चार्ज है, Q चार्ज है, और आप r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। सीधा इस पॉइंट पे आपको इस चार्ज से पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। इसी बात को अगर आप आगे बढ़ाते हो तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अगर मान लो एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस रहा, देखो इसमें एक और चीज़ है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज का नेचर क्या है। अगर मान लो ये आपका जो चार्ज है वो अगर नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे चार्ज का वैल्यू भी नेगेटिव लेना है। जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बातें करते हो तो यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू दिया रहता है, अगर नेगेटिव है तो आपको फॉर्मूला में नेगेटिव ही लेना है, पॉजिटिव है तो आपको फॉर्मूले में पॉजिटिव ही लेके रखना है। तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लो एक से ज़्यादा चार्जेस है और फिर अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाए, जैसे मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं, और आपको बुलाया गया कि बताओ इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पी क्या करना है आपको, पोटेंशियल जो है वो एक पोटेंशियल ये सब स्केलर क्वांटिटी है, आप हर पॉइंट चार्ज की वजह से अपना अपना पोटेंशियल निकाल लो और सबको ऐड कर दो। तो मान लो ये चार्ज इस पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे है, ये चार्ज इस पॉइंट से R2 डिस्टेंस पे है, ये चार्ज इस पॉइंट से R3 डिस्टेंस पे है। तो एक एक चार्ज का पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, इसके वजह से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, इसके वजह से क्या हो जाएगा Q2 के वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 तीसरे चार्ज की वजह से। टोटल पोटेंशियल आप ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, सबका इंडिविजुअली निकाल के, और यहाँ पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। सो नाउ दिस इज पोटेंशियल, एक पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पे निकाला जाता है,
ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अपना इंडिविजुअली पोटेंशियल निकालो, किसी की वजह से पॉजिटिव आ सकता है, किसी की वजह से नेगेटिव आ सकता है, जो भी आया सबको ऐड कर दो, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा सारे चार्जेस की वजह से। समझ गए? तो बच्चों अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है, चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने के लिए जितना एनर्जी लगता है, जितना वर्क डन लगता है, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए हमने देखा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी था। और उसके बाद अगर मान लो मल्टीपल चार्जेस है तो ग्रुपिंग करना पड़ेगा। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, तो उस पॉइंट तक इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए जो भी वर्क डन लगता है आपको, या फिर जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है सिस्टम में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। उस पॉइंट पे एक सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R। इस पॉइंट तक इन्फिनिटी से चार्ज को 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए इतना वर्क डन लगेगा, यही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। बहुत सारे चार्जेस का अगर पोटेंशियल निकालना है तो सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जब तुम बात करते हो तो ये होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, बिटवीन 2 पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो तो इट इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स एट 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल्स एट 2 पॉइंट्स। मतलब 2 पॉइंट में देखो, अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं तो उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर मैं 2 पॉइंट की बात कर लेता हूं कि भाई देखो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये 2 पॉइंट है, किसी चार्ज कहीं चार्ज रखा हुआ है मान लो इसकी वजह से, या और भी बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे 2 पॉइंट रखा हुआ है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसमें 2 पॉइंट रखा है A और B पे। पॉइंट A पर मान लेते हैं पोटेंशियल VA है, पॉइंट B पर मान लेते हैं पोटेंशियल VB है। कैसे निकालोगे? यहाँ से R डिस्टेंस से अगर मान लो पोटेंशियल निकाल रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ये आपको पोटेंशियल का वैल्यू दे देगा। अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो आपको सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल ऐड कर दो, तो A पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा वो VA होगा, B पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा वो VB होगा। इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होगा। दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल्स निकालो, पोटेंशियल को का माइनस कर दो, तो ये होगा आपका VA माइनस VB, यही होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो देखो आपको करना क्या है, जैसे मान लो एक चार्ज, एक ही चार्ज मान के चलते हैं, इसी की वजह से इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल है। अब आप मान लो इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हो पॉइंट B तक, 1 कूलम चार्ज को मान लेते हैं, 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हो पॉइंट B तक, तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है बताओ? जो भी आपने वर्क डन किया रहेगा वही आपका पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट B का। अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज नहीं है तो क्या करते हो आप? जो भी आपने वर्क डन किया रहेगा उसको उस चार्ज से डिवाइड कर देते हो, तो ये वर्क डन हो जाएगा B तक और ये आपका B का पोटेंशियल हो जाएगा। समझे? फिर आप क्या करते हो, अगर उस चार्ज को A तक लेके आ रहे हो, उसी चार्ज को A तक लेके आ रहे हो, तो आपने जो भी वर्क डन किया है उसको चार्ज से डिवाइड करोगे तो आपको A का पोटेंशियल मिल जाएगा। हमें इनके बीच में डिफरेंस चाहिए। अभी डिफरेंस कैसे निकलेगा बताओ? डिफरेंस इतना ही होगा कि B से लेकर A तक आपने जो भी चार्ज को ले जाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन किया रहेगा, वो एक्स्ट्रा वर्क डन आपने B से लेकर A तक किया है, B से लेकर A तक। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन है B से लेकर A तक आपने किया है ले जाने के लिए, यही दोनों के बीच का पोटेंशियल के डिफरेंस पे आ जाएगा। तो पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना? तो अगर आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप देखो कि आपने कितना वर्क डन किया है B से लेकर A तक ले जाने के लिए। इसी वर्क डन को आप चार्ज से डिवाइड कर दो, क्योंकि आप अगर आपके पास 1 कूलम का चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यही वर्क डन आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यही एक्स्ट्रा वर्क डन है, ये इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करेगा। और अगर आपके पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है तो हम जानते हैं हमें Q से डिवाइड करना पड़ता है। जो भी चार्ज आप ला रहे हो अगर 1 कूलम का नहीं है
उस चार्ज से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में इस तरीके से डिफाइन होता है, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A। उस चार्ज पे, Q चार्ज पे आपने वर्क डन किया फ्रॉम B से लेकर A तक, कितना वर्क डन किया, डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिंपल है, आप पोटेंशियल जैसे कैलकुलेट करते हो, दो पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और आप जो चार्ज लेकर आ रहे हो वो भी पॉजिटिव ही होगा, मान के चलते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पोटेंशियल जो है वो इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा ए पर, और बी पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो पॉजिटिव चार्ज के सामने, तो आप यहाँ तक अगर लेके आओगे तो आपने कम वर्क डन किया होगा, और अंदर तक लेके जाओगे तो ज़्यादा वर्क डन होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक रहोगे तो हायर पोटेंशियल पे रहोगे, वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज से दूर होते जाओगे तो पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में कभी भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो। इनफैक्ट अगर नेगेटिव चार्ज भी पड़ा रहेगा तो भी पोटेंशियल अलग अलग होगा, पर उस केस में नेगेटिव पोटेंशियल्स आ जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तब भी निकलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑर्डर का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे A और B है तो यहाँ पे B और A हो जाएगा, A और B है तो यहाँ पे B और A हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे VB माइनस VA लिख रहे हो तो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम A टू B होगा। अगर मैं B से A तक जा रहा हूँ तो VA माइनस VB लिखूंगा, वर्क डन फ्रॉम B टू A। अगर मैं वर्क डन A से लेकर B तक करूंगा तो मैं यहाँ पे VB माइनस VA लिखूंगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B लिख दूंगा। तो ये ऑर्डर उल्टा ही होना चाहिए तो ही सही होगा। समझ गए चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अगर एक बार में समझ में ना आए या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप दोबारा भी देख सकते हो, 3 बार भी देख सकते हो, कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ये मैं मानता हूँ। और एक अगर आप 2-3 बार अच्छे से देख लोगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर होते चले जाएंगी जितनी बार आप देखोगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा ये पोटेंशियल का इशू आता है, बहुत से बच्चों का मैंने सुना है। और स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था, पहली बार मैंने पढ़ा था तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सा चकरा गया था। तो मैं ये नहीं कहता कि सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, अगर किसी किसी को अगर कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वही हमेशा करना भी है कि आप रिपीट करो। जितनी बार आप देखोगे आपके पास तो रिकॉर्डिंग रहेगा ही। तो इससे क्या होगा ना कि आप चीज़ें हर बार आपको कुछ ना कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अगर समझ में आ जा रहा है एक ही बार में तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों साफ है, यहाँ पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो पॉइंट A जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, हायर पोटेंशियल पे। और पॉइंट B जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि यहाँ तक आपने कम वर्क डन किया है, इसके बाद फिर एक्स्ट्रा वर्क डन किया, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। अब आप मुझे बताओगे कि अगर सपोज करो मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ पॉइंट A पर, पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ पॉइंट A पर, तो वो A से B की ओर भागेगा या फिर A से अंदर भागेगा, बताओ। देखो ये रिपेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो A से B की ओर भागेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को देखते हो तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही भागता है। नेगेटिव चार्ज का उल्टा केस होता है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर भागता है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर भागता है। जब चार्ज भागने लग जाता है तो हम बोलते हैं कि देखो करंट आ गया। करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का भागना। तो एक्चुअली में आप क्या करते हो, जब आपको करंट चाहिए होता है तो आप बैटरी लगाते हो। अब आपको पता है बैटरी लगाने का मतलब क्या होता है? बैटरी लगाने का मतलब होता है कि आप इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे। अब इस केस में क्या होता है ना कि VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उसको हम VA माइनस VB ना लिखकर सीधा V लिख देते हैं, और वर्क डन जो भी करता है बैटरी उसको W लिख देते हैं। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ ही रखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में जो बैटरी वर्क डन कर रहा है पर यूनिट चार्ज, यही सेम चीज़ है। तो एक्चुअली बैटरी क्या करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा कर देगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा कर देगा,
जिसके वजह से इसकी में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। ये हायर पोटेंशियल पे चला जाता है और ये लोअर पोटेंशियल पे चला जाता है। अब इसके अंदर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, वो नेगेटिव है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे भागते हैं। ये सारे चार्जेस या नेगेटिव या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम बोलते हैं, ये सारे भागने लग जाते हैं लोअर टू हायर। पर हम करंट का डायरेक्शन क्या मानते हैं, हमेशा हायर टू लोअर मानते हैं। तो हम बोलते हैं देखो करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज भाग रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। और हमेशा याद रखना करंट तभी फ्लो होगा, चार्ज तभी भागेगा जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस में डाल दोगे, या आप उस जिस रीजन में है उस रीजन में आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का ही काम क्या करता है, बैटरी करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा, तो ये वर्क डन करेगा और वर्क डन करके ये चार्ज को भगाता है हायर टू लोअर पोटेंशियल पे। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वैसे इलेक्ट्रॉन भागता है इसके अंदर, तो वो लोअर टू हायर में भागेगा और हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। समझे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। इसमें एक और चीज़ है वो भी देख लेते हैं हम लोग, विच इज़, अब ये थोड़ा सा डिस्कशन चलता रहेगा, अलग अलग केसेस अब आगे आते होंगे। यहाँ तक मैंने आपको तीनों के बीच में डिफरेंस बता दिया है। होपफुली ये डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। नहीं हुआ है तो आप रिपीट कर सकते हो, नो डाउट, नो इश्यूज़, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं। नाउ से देखो, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे ही नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही क्रिएट करेगा। मान लो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी न किसी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ये कैसे क्रिएट करोगे, आप यहाँ कहीं रख दो पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा, और यहाँ नेगेटिव रखो या ना रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जनरेट हो जाएगा। अब चार्जेस पड़ा हुआ है, चार्जेस की वजह से क्या होता है, चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आता है, तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका VB है। आपने क्या किया, यहाँ पे चार्ज को रख दिया और आप चार्ज को B से लेकर A तक ज़बरदस्ती लेके जा रहे हो। मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है आपके पास, इस Q अमाउंट ऑफ चार्ज को आपने कहाँ पे रखा था, B पे रखा था, और आप उसको B से लेकर A तक ज़बरदस्ती लेके जा रहे हो। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका dx है। ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, dx है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जब आप उसको लेके जा रहे हो, कहाँ पे लेके जा रहे हो, अंदर क्यों लेके जा रहे हो, आप उसको अंदर क्यों लेके जा रहे हो। लेकिन अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मान के चलता हूँ मैं, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगा रहा है, धक्का बाहर क्यों लगा रहा है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अपना फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं इस Q चार्ज को यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों, तो इस Q चार्ज को तुम धक्का कहाँ दे रहे हो, अंदर की ओर दे रहे हो, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। पर इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धक्का लगता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E होगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहा था, अगर याद होगा तो, फोर्स अप पर यूनिट चार्ज। ये मैंने आपके पहले वीडियो में आपको बता रखा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लेना है और ये फोर्स लेना है। तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q × E। तो Q × E इतना फोर्स इसको एक्सपीरियंस हो रहा है इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है बताओ, 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री का एंगल बनता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका जो वर्क डन है वो हो जाता है नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव, ये मान के चलो। तो हम एक काम करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। अब क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा लेके रखा हुआ है, तो हम वर्क डन भी जो है बहुत छोटा ही लेंगे। वर्क डन मतलब डिस्प्लेसमेंट हमने dx लिया हुआ है ना, जो कि dx हम मान के चल रहे हैं बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है,
वर्क डन को भी हम लोग DW ही लिखेंगे यहाँ पे, समझे। तो आप देखो, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा बताओ, VA माइनस VB, इसको आप लिख दो DV। DV मतलब VA माइनस VB, दैट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, वर्क डन फ्रॉम, हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं उसको, B से लेकर A तक लेके जा रहा है, फ्रॉम B to A। तो ये वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम B to A, और इस वर्क डन को हम लोग DW लिख दे रहे हैं। वर्क डन छोटा सा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है, तो वर्क डन फ्रॉम B to A को DW लिख देंगे, ठीक है इतना। चलिए अब ये वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्क डन क्या होगा बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका FE इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका DX, और ये नेगेटिव वर्क डन होगा, हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में नेगेटिव साइन शोज force and displacement are oppositely related, force and displacement are in opposite directions, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन लिया हुआ है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है। सो देयरफॉर DW इज इक्वल टू माइनस FE का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे Q इंटू E होगा, तो Q इंटू E हो जाएगा इंटू DX हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि E का वैल्यू क्या होगा आपका, माइनस E इंटू DX क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू DX, दैट विल बी इक्वल टू DW अपॉन Q। अब मुझे बताओ DW अपॉन Q क्या होगा, DW अपॉन Q, DW इज नथिंग बट वर्क डन फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय Q। वर्क डन फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय Q क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय Q VA माइनस VB, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB अपॉन Q, और हम VA माइनस VB को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, DW लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका DV अपॉन DV हो जाएगा सीधा। अरे एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन फ्रॉम B to A अपॉन Q, ये सीधा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो ये VA माइनस VB हो गया, और इस VA माइनस VB को हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, DV लिख रखा है। DV क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ये हो गया आपका माइनस E इंटू DX। टेक्स्ट बुक में सीधा इस स्टेप से इस स्टेप पे ला के रख दिया है, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको भी अगर स्टेप गायब करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच के स्टेप्स आप हटा सकते हो, सीधा यहाँ पे DV लिख दो। अब बताओ E का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू माइनस DV बाय DX, ये रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका वैल्यू माइनस DV बाई DX होता है। अब DV का मतलब क्या है, DV का मतलब होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। और DX क्या होता है, DX उन दो पॉइंट्स के बीच में जिनके बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया उनके बीच का डिस्टेंस है। ये जो पूरा DV बाई DX है ना, DV बाई DX, इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ या डिस्टेंस, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हो, पढ़ा रहेगा, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले पढ़ लिया है तो आपने देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जो होता है वही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, मतलब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइडेड बाय उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, समझे। तो DV बाय DX हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव जो होगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है या पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हुआ तब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, ऐसे ही होगा ना। इसका मतलब ये है
कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, मतलब सॉरी, अगर आपका पोटेंशियल बढ़ने लग जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटने लग जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटने नहीं लगेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उल्टे डायरेक्शन में होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पोटेंशियल जो है वो घटने लग जाएगा। इन शॉर्ट आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या आप ऐसे बोल सकते हो पोटेंशियल decreases in the direction of electric field, decreases in the direction of electric field, in short अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, तो ये ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो तो हमेशा आपका पोटेंशियल डिक्रीज होते चले जाता है। तो मतलब स्टार्टिंग में आपका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये तो हमने यहाँ पे भी देखा था। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही बाहर निकलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के पास रहोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका लो होता चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है, और यही नेगेटिव साइन का यहाँ पे मतलब होता है। समझे? नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है और वोल्ट पर मीटर होता है। स्टार्टिंग में जब मैं फ्लक्स पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, वो इस वजह से ही होता है क्योंकि इसका एक फॉर्मूला आ गया ना, E = -dV/dx। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट यहाँ पे लिखता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होगा वो वोल्ट होता है, और नीचे डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा, इसलिए एक और यूनिट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर ये यूनिट आ जाता है। हाँ, एक और बात मैं शायद बताना भूल गया, पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो भी वोल्ट ही होगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल का वोल्ट होता है, ये भी पोटेंशियल है वोल्ट होगा, तो डिफरेंस लोगे तो उसका भी वोल्ट ही हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस भी तो पोटेंशियल ही होगा ना आपका। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो वोल्ट। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट सेम होता है, दैट इज वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। समझ गए? तो यहाँ पे रिलेशन भी हमारे पास आ गया, E = -dV/dx। ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जिन दो पॉइंट के बीच का आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ले रहे हो। क्लियर है? चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो बात सरफेस की होगी और वर्ड यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, इट इज इक्वी पोटेंशियल। इक्वी वर्ड का मतलब होता है, जो इक्वी वर्ड आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है सेम या फिर इक्वल, और पोटेंशियल तो हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस एक ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। मतलब आप क्लियरली बस लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपका कोई ऐसा सरफेस है जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस या इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। और ऐसे कई सारे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं एक मान लेते हैं यहाँ पे एक +Q चार्ज बना दे रहा हूँ, +Q चार्ज। लेट्स से वी हैव अ +Q चार्ज ओवर हियर। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से अगर मान लो मैं r डिस्टेंस पे अगर जाकर इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालता हूँ तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू यही होता है, 1/4πε0 Q/r। अगर मैं r डिस्टेंस यहाँ पे जाता हूँ तो भी वही पोटेंशियल होगा, r डिस्टेंस यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्फीयर बना देता हूँ। वैसे मैं स्फीयर यहाँ पे बना नहीं सकता, यहाँ पे हम 2 डायमेंशन में एक सर्कल बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ, आप इमेजिन करो कि ये एक स्फीयर है।
आप देखोगे कि स्फीयर पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों बताओ? क्योंकि हर पॉइंट इस चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पे ही होगा। क्योंकि मैंने r का, जैसे मान लो q चार्ज रखा है और इस q चार्ज को इस r रेडियस के स्फीयर के सेंटर पे जाके रख दिया, तो ये जो आपका स्फीयर तैयार हुआ है वो r रेडियस का स्फीयर हुआ है। तो यहाँ पे इस स्फीयर का हर एक पॉइंट जो होगा इस q चार्ज से सेम डिस्टेंस पे, तो हर पॉइंट पे इस फॉर्मूले के हिसाब से पोटेंशियल का वैल्यू तो सेम हो जाएगा। तो क्योंकि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, तो फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। रुको, इसका मैं कलर चेंज कर दूं। दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये डाल देते हैं। अब देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सरफेस ऐसा होगा, और भी बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं। अब अगर मान लो इससे मैं थोड़ा सा बड़ा सरफेस ले लूँ, जस्ट सी कि इससे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा सरफेस ले लेता हूँ ऐसे, तो भाई ये भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होगा। क्योंकि इस सरफेस पे भी आप देख सकते हो कि हर पॉइंट जो है वो इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे, बस रेडियस बड़ा हो गया। तो यहाँ पे भी हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालोगे तो आपको सेम ही आने वाला है। अगर इसे एक छोटा स्फीयर ले लेते हो तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मान लो मैंने एक छोटा स्फीयर ले लिया, एक ये रहा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसका मेरे हिसाब से स्फीयर ढंग से बना नहीं है, रुको एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है, नया बना लेते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे फिर से मैंने एक स्फीयर ले लिया, छोटा सा ले लिया, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही कहलाएगा, क्योंकि इसके भी सेंटर पे रखा है मैंने, और हर पॉइंट इसका जो होगा वो इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये सारे के सारे जो हैं दे आर नथिंग बट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ गए? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका स्फेरिकल ही हो, वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। समझे? तो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन सकते हैं, और आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देख के रखा हुआ है। वो कैसा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और उसका हम प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे होता है। पहली चीज़ ये, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जा रहे हो, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेट्स से कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लेके जा रहे हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को भगाने में आपको कोई वर्क डन नहीं लगता, वर्क डन जीरो होता है। क्यों बताओ? देखो, मुझे एक बात बताओ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं ए, इसको रख देते हैं बी। तो हम बी से लेकर ए तक जा रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन चार्ज। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया? जीरो। जी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू, और वर्क डन फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप हो तो किसी भी चार्ज को कहीं भी घुमाने में आपको कोई वर्क डन नहीं लगेगा, वर्क डन जीरो होगा। ठीक है? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक्चुअल में आपका क्या होता है ना, कि जिस डायरेक्शन में आप भाग रहे हो ना, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगता, उस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, और आप बड़े आराम से बिना कोई वर्क डन के इस चार्ज को लेके जा सकते हो। तो ये तो पहली चीज़ यहाँ पे आ गई कि वर्क डन आपका जीरो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगी, दोनों स्टेटमेंट्स आप बाद में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे, बनाओगे, तो ये ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर भागता है ना, ऐसे, जो आपका अगर एक पॉइंट सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागता है। आप देखो हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। देखो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है।
अगर आप कुछ और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस देखना चाहते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसी तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हो, याद रख सकते हो। ये अगर मान लो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक प्लेन चार्ज शीट का, अगर आपके पास चार्जेस है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, या फिर आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, आपको पता है कि उसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ब्लू वाली लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होगा, लाइंस पैरेलल होते हैं और इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप देखोगे इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये आपको पैरेलल प्लेट्स की तरह दिखाई देंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये पैरेलल प्लेट्स की तरह दिखाई देंगे। अगेन ये पैरेलल प्लेट्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, हर जगह पे आप देख सकते हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनाए गए हैं, जैसे मान लो दो मेटल का प्लेट है, प्लेन शीट है, उसके बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ही होगा, इसी तरीके से होगा कि उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। अगर आप एक ने चार्ज मेटल का स्फीयर रख दिया और यहाँ पे मेटल प्लेट सीधा लग दिया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस धीरे धीरे सीधा होकर लास्ट में सीधा हो जाएगा। दो पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा, ये जो पूरा डार्क में लाइन्स है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ये डॉटेड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है उसे नहीं देखना है। अगर आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको डाइपोल बोलते हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो ये डाइपोल का आपको देख रहे हो इलेक्ट्रिक ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ ऐसे ऐसे गोला गोला जो दिख रहा है ना आपको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। डॉटेड लाइंस नहीं देखना, डॉटेड लाइंस बनाना भी नहीं। आज बीच में भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस सीधा आएगा। डॉटेड लाइंस एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे नहीं बनाना है। अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने बोला है तो सिर्फ जो ये डार्क लाइंस है वही आपको बनाना है, ठीक है। हर केस में आप देखोगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा बताओ। अब जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, तो अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो देखो वर्क डन 0 लगता है, क्योंकि मुझे किसी के अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट में वो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर ना होता, इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, तो अगर ऐसे होता तो इसका एक कंपोनेंट नीचे आ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट नीचे आ जाता। अब अगर मैं सपोज करो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने की कोशिश करता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे डिस्टर्ब करता और तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना वर्क करता और तब आपका वर्क डन 0 नहीं आता। और वर्क डन तो 0 आ रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट आपके सरफेस पोटेंशियल ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग नहीं आ सकता, नहीं तो फिर वर्क डन 0 नहीं होगा। तो अगर कोई कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग नहीं आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि आपका जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसका कोई कंपोनेंट आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग नहीं आएगा, और आप अगर वहां पे चार्ज को लेके जाओगे तो आपका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन में है ही नहीं, इसलिए उसको परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा। नहीं होगा तो वर्क डन 0 नहीं आ पाएगा, और वर्क डन तो 0 आना ही आना है, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रूव किया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को भगाने के लिए वर्क डन 0 ही होता है। समझ गए? अच्छा, परपेंडिकुलर वाला भी प्रूव कर लेते हैं। देखो वर्क डन जो होगा, जो भी ए टू बी जो भी आपको जा रहे हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? या फिर आप देखो, हमने देखा था E = -dv/dx, याद है ना? तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे E × dx = क्या हो जाएगा? -dv। या एक काम करते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? -f × dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि आपका जो फोर्स होता है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लो आप अगर सपोज करो यहाँ पे चार्ज भगा रहे हो, मान लेते चार्ज हम यहाँ पे सरफेस पे भगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इस लाइन के अलॉन्ग है भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या लगाएगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है आपको पता है Q इंटू ई लगाता है, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू इंटू कॉस थीटा। अब आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप भाग रहे हो तो आपका तो वर्क डन जीरो आना ही है, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये वाला पार्ट आप यहाँ ले आओगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर कॉस थीटा जीरो होता है इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, समझे। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कहां जा रहा था बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा है। थीटा क्या है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, और फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो तो, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग ही आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इसका मतलब आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और यही मैं आपको बात तब से बता रहा था, हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। तो दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, कि पहला चीज तो ये कि वर्क डन टू मूव a charge along equipotential surface is zero. Along equipotential surface is zero. ये हो गई पहली बात। और दूसरा यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, perpendicular to equipotential surface। समझ गए। तो ये बात हो गई हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की यहाँ पे खत्म। ओके।